बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 26, लेक्चर नंबर 29 और हमारा आज का टॉपिक है कोनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हम डिफरेंट इकोसिस्टम्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। हम टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कोनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट के बारे में। ये जो फॉरेस्ट है पाकिस्तान में, ये अपर कागान, देर, चिल्लास, मालम जब्बा और स्वात वैली में ये वाले जो फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं। और अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो ये यूरेशिया हम कहते हैं यूरोप प्लस एशिया को। तो यूरेशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में ये वाले जो फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं। कनाडा जस्ट साउथ ऑफ द तुंद्रा, जो तुंद्रा इकोसिस्टम है जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम अगले लेक्चर में जाएंगे तो हम तुंद्रा इकोसिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो कोनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट है जो कनाडा में पाए जाते हैं, वो जो तुंद्रा इकोसिस्टम है उसके साउथ में लोकेशन उन्होंने बताई है कि तुंद्रा इकोसिस्टम के साउथ में कनाडा, और कनाडा में ये वाले जो फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं। जो नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं उनको हम टाइगा भी बोलते हैं। जो नॉर्थ पोल वाली साइड पे जो ये फॉरेस्ट हैं कॉनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट, नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट, उनको हम टाइगा भी कहते हैं। ये उनका दूसरा नाम है। टाइगा में जो कंडीशंस हैं कहता है वो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा हार्शर होती हैं। मतलब वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में भी हमने पढ़ा था कि जो वहाँ पे टेम्परेचर है वो कोल्ड टेम्परेचर होता है। तो ये जो कोनिफेरस अल्पाइन फॉरेस्ट है, जो नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं जिनको हम टाइगा भी बोल रहे हैं, कहता है वहाँ पे जो कंडीशंस हैं, जो इन्वायरमेंट है वो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के कंपैरिजन में भी ज़्यादा हार्शर है, मतलब ज़्यादा कोल्डर है। यहाँ पे जो विंटर्स हैं वो ज़्यादा लॉन्गर हैं और ज़्यादा कोल्डर हैं, और ग्रोइंग सीज़न जो है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। ग्रोइंग सीज़न ऐसा सीज़न होता है किसी भी इकोसिस्टम का जो डिफरेंट जो प्लांट स्पीशीज़ हैं उनकी ग्रोथ के लिए सूटेबल होता है। तो इतने कोल्ड इन्वायरमेंट में, इतने हार्श इन्वायरमेंट में तो जो प्लांट स्पीशीज़ हैं वो ग्रो नहीं कर पाती। तो ये वाला जो इकोसिस्टम है कोनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट, यहाँ पे सिर्फ बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो टेम्परेचर होता है या कंडीशन जो होती हैं वो सूटेबल होती हैं ग्रोथ के लिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो ग्रोइंग सीज़न है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। सिर्फ कुछ ही महीने जो हैं वो वार्म वेदर के आते हैं, और वो इतने, मतलब वो टाइम पीरियड इतना शॉर्ट होता है, इतने कम अरसे के लिए जो वार्म इन्वायरमेंट है वो रहता है कि ट्रीज़ जो हैं वो अपने जो लीव्स हैं उनको रीग्रो नहीं कर पाते। इसीलिए कहता है कि ये जो फॉरेस्ट है कोनिफेरस फॉरेस्ट, यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं ना वो एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं। यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो ऐसे ट्रीज़ नहीं हैं जो ऑटम में लीव्स जो हैं वो शेड कर देते हैं, स्प्रिंग सीज़न में जो है वो फिर से रीग्रोथ करते हैं। यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वो एवरग्रीन हैं। एवरग्रीन हम बोलते हैं जो सदाबहार, हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, जो सदाबहार प्लांट्स होते हैं, ये जो ट्रीज़ होते हैं उनमें सारा साल जो है वो उनके लीव्स जो हैं वो दरख्तों पे ही रहते हैं, मतलब वो अपने लीव्स को शेड नहीं करते। तो यहाँ पे एवरग्रीन कोनिफेरस ट्रीज़ जो हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, और इनके पास स्मॉल वैक्सी नीडल्स की तरह के लीव्स होते हैं। ये जो वैक्सी कोटिंग है इनकी लीव्स के ऊपर, और स्मॉल सरफेस एरिया है लीव्स का, हमने कहा नीडल्स की फॉर्म में इनके लीव्स होते हैं। तो वैक्सी कोटिंग होने का और स्मॉल नीडल लाइक इनकी अपीयरेंस होने का मकसद ये है ताकि वाटर लॉस जो है इवेपोरेशन के थ्रू उसको कम से कम किया जा सके। और इनके लीव्स जो हैं वो कहता है ऑल अराउंड द ईयर जो हैं वो दरख्तों के ऊपर ही रहते हैं। अब कोनिफेरस फॉरेस्ट दो तरह के हैं। वो कोनिफेरस फॉरेस्ट जो हाई अल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रेरीज। वो कोनिफेरस फॉरेस्ट जो हाई अल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट, और वो कोनिफेरस फॉरेस्ट जो हाई लैटीट्यूड पे पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं बोरियल फॉरेस्ट। अब अल्टीट्यूड क्या है और लैटीट्यूड क्या है?
आल्टीट्यूड का तो हमें पता है कि ग्राउंड लेवल से हम जितना ऊपर जाते जाते हैं, बुलंदी पे जाते जाते हैं, मतलब माउंटेन्स वगैरह पे, तो हम कहते हैं कि आल्टीट्यूड जो है वो वैसे ही बढ़ता जाता है। तो आल्टीट्यूड तो हम बोलते हैं बुलंदी को। तो लैटीट्यूड हम किसको बोलते हैं? लैटीट्यूड जो है बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अर्थ को हमने 2 पोल्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, और दरमियान में जो मिड लाइन है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर से हम जितना दूर जाते जाते हैं, इक्वेटर से जितना डिस्टेंस इंक्रीज़ करते हैं वो होता है लैटीट्यूड। मतलब जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही लैटीट्यूड बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो लैटीट्यूड जो है बेसिकली ये है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से डिफरेंस को हम बोलते हैं लैटीट्यूड, और लैंड से, ज़मीन से जो बुलंदी है, हाइट है, उसको हम बोलते हैं आल्टीट्यूड। तो जो आल्टीट्यूड पे, हायर आल्टीट्यूड पे ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एल्पाइन, और जो हाई लैटीट्यूड पे पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं, यानी ज़्यादा इक्वेटर से डिस्टेंस पे पाए जाएंगे जो फॉरेस्ट, उनको हम बोलेंगे बोरियल फॉरेस्ट। कंडीशंस की अगर हम बात करें कि इन फॉरेस्ट में जो कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, स्नो कवर और टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पे तकरीबन सारा साल ही स्नो कवर जो है वो रहता है। यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं और जितने भी बाकी चीज़ें हैं वो हर वक्त स्नो से कवर्ड रहती हैं। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा हार्श है, ज़्यादा कोल्डर है, और टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से लेके 10 डिग्री सी तक हो सकता है। 10 डिग्री सी से ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ का नहीं होता। एनिमल और प्लांट लाइफ अगर हम देखें, यहाँ पे जो क्लाइमेट है, जो एनवायरनमेंट है, हमने कहा बहुत हार्श है, जिसकी वजह से ऐसे हार्श इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का ग्रो करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही कम है। यहाँ पे बहुत कम ऑर्गेनिज़म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, पाए जाते हैं। जो एनिमल्स यहाँ पे इतनी हार्श इन्वायरमेंट में रह सकते हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें आ जाते हैं लार्ज मेमल्स, जिसमें बाइसन आ जाता है, वुल्फ आ जाता है, ब्लैक बियर, डियर, मार्कोपोलो शीप, और स्मॉलर एनिमल्स हैं जिसमें स्क्विरल आ जाती हैं, स्नो शू हेयर आ जाते हैं, ठीक है, क्रॉस बिल्स वगैरह। तो ये सारी जो एनिमल्स हैं, ये वाली स्पीशीज़ पाई जाती हैं कॉनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट में। और प्लांट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाता है पाइनस वैलीचियाना, पायरियस रॉक्सबुर्जी है, एबीस पिंड्रो है। तो इस तरह की जो स्पीशीज़ हैं, प्लांट स्पीशीज़, वो पाई जाती हैं कॉनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट पे। अगर हम ह्यूमन इम्पैक्ट की बात करें कि इंसानों का इस इकोसिस्टम में क्या अमल दखल है, तो कहता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी स्वीयर है, हार्श है, और ये जो फॉरेस्ट हैं ये काफ़ी रिमोट फॉरेस्ट है। रिमोटनेस का मतलब होता है कि ये ह्यूमन पॉपुलेशन से काफ़ी दूरी पे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो ह्यूमंस हैं वो इतना ज़्यादा इस इकोसिस्टम में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ की एनवायरनमेंट जो है वो, हमने कहा, क्लाइमेट स्वीयर है और रिमोटनेस है इन फॉरेस्ट की, मतलब ये काफ़ी दूरी पे है ह्यूमन पॉपुलेशन से। तो इसीलिए ये वाले जो फॉरेस्ट हैं वो कहता है वो अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं। और ज़्यादातर जो है, अगर कोई ह्यूमन इम्पैक्ट है इन फॉरेस्ट के ऊपर, तो वो सिर्फ ये कि यहाँ के जो ट्रीज़ हैं उनकी जो वुड है, लंबर जो है, वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है। तो इसलिए कुछ फॉरेस्ट जो हैं उनको ह्यूमंस क्लियर करते हैं लंबर ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी स्वीयर है, तो एग्रीकल्चर के लिए इस लैंड को यूज़ नहीं करते ह्यूमंस। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कॉनिफेरस अल्पाइन और बोरियल फॉरेस्ट की हैं। और जैसे कि हमने कहा कि ओवरऑल जो है ये एक कोल्ड इन्वायरमेंट वाला इलाका है, कोल्ड इकोसिस्टम है। तो इसीलिए यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो भी काफ़ी कम है और ह्यूमन इम्पैक्ट भी काफ़ी कम है। और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ ये इकोसिस्टम पाया जाता है वो भी हमने पढ़ा। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे इकोसिस्टम को डिस्कस करेंगे जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम।